मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात 10 सीटों की। विधानसभा के उपचुनाव हैं, पर सीटें ऐसी, राज्य ऐसा, इसे लेकर पिछले 3 महीने से तनाव है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए को, बीजेपी को उसी के गढ़ में जब से पटखनी दी है, सियासी गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो पारा गिर रहा है मौसम का, अब हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और हार की समीक्षा वगैरह कुछ नहीं हुई। मुंह फुलाए गए, पैंतरेबाजी हुई, घेराबंदी की कोशिश हुई एनडीए में, और अब देखिए तनाव का एक आलम देखिए। दोनों कैंपों की मैं बात करने वाला हूं। पहले एनडीए की बात करते हैं, बीजेपी खेमे की बात करते हैं। आज अब से कुछ देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर एक बैठक होने वाली है और बैठक में बीजेपी के चाणक्य, उनके मुख्य रणनीतिकार, देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये खबर नहीं है, पर साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। आप कहेंगे इसमें क्या खबर? भाई बीजेपी के सबसे बड़े नेता आने चाहिए। जब सीट कहां कहां लड़ा जाए, कहां घटकों को सीट दी जाए, कौन उम्मीदवार हो। 9 सीटों पर 27 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर भी लिए गए हैं, ऐसी हमारी जानकारी है। पर हार की समीक्षा हो, बाकी कैबिनेट की बैठकें हों, the chief minister and the deputy chief ministers don't seem to be seeing eye to eye। 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा था, खास केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का। अब दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद होंगे, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष और धर्मपाल सिंह प्रदेश संगठन मंत्री। हाई प्रोफाइल कद्दावर नेताओं की बैठक है, तो ये सिर्फ 10 सीटें उपचुनाव कोई मामूली बात नहीं है। और उधर इंडिया गठबंधन भाई बल्ले बल्ले होनी चाहिए, 37 सीटें जीत गई समाजवादी पार्टी, 6 सीटें कांग्रेस भी जीत गई। 6 तो विधायक नहीं थे, 2022 में 2 विधायकों पर सिमटती दिखाई दी थी, 2.36% वोट लेती दिखाई दी थी कांग्रेस। तो 2 लड़के साथ मिले, हाथ मिले और कारवां आगे बढ़ा, ऐसा बढ़ा, आगे निकल गए एनडीए से। पर अभी भी सलवटें दिखाई दे रही हैं क्या? जो 17 सीटें दी गई 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, उसमें भी जबरदस्त जोर आजमाइश हुई थी। ये वो वक्त था जब अखिलेश भी खार खाए बैठे थे। वो कमलनाथ ने कौन अखिलेश वखिलेश कहकर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को रात के 1 बजे तक इंतजार कराकर जो बैरंग भेज दिया था, कोई गठबंधन नहीं किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैं पिछले साल दिसंबर की बात कर रहा हूं, उससे रिश्तों में एक तलखी भी आती दिखी थी, पर दरियादिली दिखाई गई और गठबंधन हो गया। लेकिन अब फिर पेंच अटक गया है इंडिया में, और समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। और राजनीति में कहते हैं टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। किस वक्त क्या किया जाता है, कहा जाता है, यह बहुत अहम हो जाता है। और इन सीटों की उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अखिलेश यादव ने तब की जब हरियाणा के नतीजे आ गए, और हरियाणा के नतीजों में जीती हुई बाजी
हारती दिखाई दी कांग्रेस। हारी हुई बाजी को जीतने वाले के तो बाजीगर कहते हैं, जीती हुई बाजी को हारने वाले को अब कांग्रेस कहने लगे क्या। और एक आईना भी दिखा दिया, लो जी 6 सीट हमारी, हमारे तो उम्मीदवार हमने डिक्लेयर कर दिए। और इसमें भी 2 अल्पसंख्यक, 3 पिछड़े और 1 दलित। जो पीडीए का फॉर्मूला पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जमीन पर उतारते दिख रहे हैं अखिलेश यादव, वो यहां पर करते दिखे। करहल से अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को उतार दिया, कटहरी से शोभावती वर्मा, सांसद लालजी वर्मा की धर्मपत्नी है, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, पूर्व एमएलए इरफान सोलंकी की धर्मपत्नी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, अयोध्या से जो जबरदस्त जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रताप के बेटे हैं। यह एम्बैरेसिंग मोमेंट था बीजेपी के लिए। मझुआ से डॉक्टर ज्योति बिंद और फूलपुर से मुर्तजा सिद्दीकी, ये उतार दिए। अब कांग्रेस तो 5 सीटें मांग रही थी और 6 उतारने के बाद बोले गठबंधन बना रहेगा। कांग्रेस का एक अजीबोगरीब खेल है। केंद्रीय नेतृत्व मीठी मीठी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए दिखाई देता है अखिलेश यादव की, गठबंधन होना चाहिए, दिल बड़ा रखना चाहिए, ऐसी बातें करता है। और जो प्रदेश नेतृत्व है, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तीखे तीखे शब्दों का इस्तेमाल, बाण चलाते रहते हैं, तीर चलाते रहते हैं समाजवादी पार्टी पर। तो अब बाकी 4 सीटों में से किसको कितनी मिलेंगी और ये सीटें अहम क्यों हो जाती हैं? अब ये सवाल ना समझाया जाए तो उसके बिना तो ये चर्चा ही बेईमानी हो जाती है। इन 10 सीटों में से 2022 के विधानसभा चुनाव में इवन स्टीवंस का खेल था। इंडिया गठबंधन 5, एनडीए गठबंधन 5। हालांकि उसमें कहने वाले ये कह सकते हैं कि उस वक्त आरएलडी जिन्होंने मीरापुर सीट जीती थी, चंदन चौहान बाद में अब वो सांसद बन गए 2024 के चुनाव में, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ था। लेकिन मौजूदा गठबंधन जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पर अब दिलचस्प बात आपको मैं बताता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 10 सीटों पर किसने बढ़त हासिल की थी, अगर उसका अंदाजा लगाया जाए तो यह आंकड़ा दरअसल 7-3 का हो जाता है। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे, 7। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बना पाई, गाजियाबाद शहर की। आरएलडी 1 सीट पर और अपना दल सोनेलाल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी का, वो भी 1 सीट पर बढ़त बना पाए। तो ये 7-3 का आंकड़ा क्या ये चिंता का सबब बन जाएगा? और एक बीच में जो जमीन तैयार होती दिख रही थी कि भाई योगी आदित्यनाथ अब उन्हें हटाया जाएगा, योगी आदित्यनाथ फॉट बैक, और योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे, जो बयान 26 अगस्त को दिया था, आज प्रधानमंत्री मोदी भी, और कल तो हमने देखा सरसंचालक मोहन भागवत उसी लाइन को टो करते दिखे। तो वो दौर बदल गया है, या दरअसल अभी भी कहीं ना कहीं घेराबंदी हो सकती है योगी आदित्यनाथ की, और इसीलिए इन चुनावों में कौन कितनी जीतता है ये देखने वाली बात होगी। इंडिया गठबंधन के लिए हरियाणा चुनाव भी एक सेटबैक था। तो यहां पर जीत या हार उसके साथ जोड़कर देखी जाएगी। और इन सब के बीच, और इस पर चर्चा शुरू करूं, एक अहम घटनाक्रम अनफोल्ड होता दिखा है कल महाराष्ट्र में, जहां चुनावी शंखनाद किसी भी वक्त हो सकता है, चुनाव आयोग चुनावों की घोषणा कर सकता है। वहां पर कांग्रेस के लंबे समय तक के नेता रहे, 3 बार के विधायक, और 2 साल पहले एनसीपी अजित पवार गुट को ज्वाइन करने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब इससे कानून राज पर सवाल उठा रही है कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी। इसकी गूंज, मेक नो मिस्टेक, उत्तर प्रदेश में भी सुनने वाली है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी भाई नाम बता रहा है वो मुसलमान हैं, दरअसल मूल रूप से बिहार के निवासी, पर
कर्मभूमि मुंबई बनी, अब वो एनसीपी खेमे में भी आ गए। सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता को भी सरकार ना बचा पाए, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कानून की जो ताल ठोकते हैं उस पर पलटवार करने का क्या मौका मिल जाएगा या मिल गया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी, और मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या इसका असर और पड़ता दिखाई देगा। करहल की अगर मैं बात करूं, ये तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत वोट है, सीट है। 1.25 लाख से ज्यादा यहां पर यादव वोटर हैं। कुंदरकी में 60% से ज्यादा मुसलमान मतदाता हैं। सीसामऊ में 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता, और मिल्कीपुर में दलित प्लस यादव। दलित इंडिया के साथ आता दिखा था, वो लाल किताब संविधान की कुछ काम करती दिखाई दी थी। 25% जहां कांग्रेस के पास वोट बैंक आया था 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों का, वो बढ़कर 68% होता दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन हरियाणा में वो वापस बीजेपी के पास जाता भी दिखा है। तो मिल्कीपुर एक टेस्ट होगा, साथ ही फूलपुर भी, जहां पर दलित और यादव कुल मिलाकर 1.5 लाख का वोट बैंक बनाते हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और 2 सवाल दोनों गठबंधनों से जुड़े, एक सवाल। यूपी में उपचुनाव, बीजेपी में लखनऊ से दिल्ली तक तनाव, और इंडिया में सीटों का क्लेश, दोपहर मानेगी कांग्रेस। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए खेमे से 2 और खास मेहमान हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, मलूक नागर। इस पैनल में मैं कह सकता हूं तजुर्बे में काफी असीम तजुर्बा लिए हुए सांसद रह चुके हैं, लोकसभा सांसद, महासचिव हैं आरएलडी के, पहले बीएसपी में थे, मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीपी राय मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, और वरिष्ठ पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सौरभ, वो समीक्षा को लेकर जो बैठकें होती थी वो सब साथ मिलकर बैठे नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब से 10-15 मिनट, बमुश्किल 10-15 मिनट बाद योगी आदित्यनाथ भी, ब्रजेश पाठक भी, केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य रणनीतिकार, सब लोग एक साथ बैठे दिखाई देंगे। 10 सीटों ने सबको साथ आने पर मजबूर कर दिया। तनाव इतना बढ़ा हुआ है क्या? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है, आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं। और छोटी बड़ी, चाहे वो महापौर का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या केंद्र में लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव को बीजेपी बहुत संजीदगी से लड़ती है। और कॉर्डर बेस होने के नाते एक पद्धति है, एक सिस्टम है, और इसकी जो उच्चतम बॉडी बोलते हैं सीईसी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, तो एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है, घर और समूह का और गुट की पार्टी नहीं है। अच्छा, गुट की पार्टी नहीं है, संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं होती। वो लोकसभा चुनाव में तो हमें जानकारी ये मिल रही थी, योगी आदित्यनाथ 33 या 35 कितने थे, उतने उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर गए थे कि इनको जरूर टिकट मिलना चाहिए। शायद 2 को ही मिली थी, उनकी सुनी ही नहीं गई, उनका फीडबैक ही नहीं लिया गया। ये आप ही के खेमे से पता लग रही थी, जानकारी मिल रही थी। संदीप जी 2014 2017-2022 आपके सामने रहा, और 10 सीट आपके सामने है। या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर, अपने कार्य के मुद्दे पर, और खास करके उत्तर प्रदेश में जो एक मिथ था, एक भ्रम था कि यह क्षेत्र का ये परंपरागत सीट है, परंपरागत है, बाबूजी ने दिया है, दादाजी ने दिया है, और ये अलग अलग नामों के साथ जाना जाता था। उसको 17 में तोड़ा, उसको 22 में तोड़ा, उस गढ़ में वो कमल खिला और भरपूर कमल खिला। वही प्रचंड बहुमत के साथ
आने वाला 27 भी दिखेगा, उसमें कोई भ्रम नहीं है, लेकिन उसके पहले 10 24 में सीटें क्या यह हुआ? विकास के लिए है। 24 में अंधेरे फिर से क्या निकल हुआ? के उत्तर प्रदेश को रोजगार के तरफ ले जाने के लिए, विकास के ले जाने के लिए, आपको भी पता है, आप इस बात को जानते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इस बात को मैं संदीप जी मैं बताना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, 24 इस देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक चैलेंज था कि 24 में जो भी घटनाक्रम हुआ, बीजेपी ने समीक्षा की और वोट प्रतिशत सदैव बढ़ा है। जिन जगहों पर पराजय की स्थिति बनी पर वहां पर वोट परसेंटेज हमारे बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के आज भी मतदाताओं की संख्या वहां ज्यादा रही है, इसलिए उसकी चिंता की बात नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, अरे प्रधानमंत्री का वोट विधानसभा में मार्जिन भी योगी 1.5 लाख वोटों तक आ गया। आप कह रहे हैं वोट प्रतिशत बढ़ा है। प्रधानमंत्री का वोट प्रतिशत जो मार्जिन था, जो जीत का अंतर 1.5 लाख पर आ गया। आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ गए यूपी में? कहां बढ़ गए? निश्चित तौर पर वो चिंता की बात थी। हाँ नहीं, हाँ संदीप जी, ओवरऑल जब देखेंगे उत्तर प्रदेश के मतदान में, लोकसभा चुनाव में, तो हमारे वोट परसेंटेज तो बढ़े हैं, बल्कि लिहाजन देश में तो और सबसे ज्यादा बढ़े हैं। अच्छा, इसके आसपास भी कोई राजनीतिक दल नहीं है राष्ट्रीय तल पर। 103 का आंकड़ा, 3 मतलब आप सैकड़ा पर भी विपक्षी नहीं कोई पहुंच पाया। तो ये बात सही है। अलग है, लेकिन हाँ, विचार कर रही है पार्टी, विचार स्तर करती है। तो अब ठीक हो गया। जो त्रिमूर्ति है आपकी उत्तर प्रदेश की त्रिमूर्ति में, सब अब ठीक है, सब ठीक ठाक है, हालचाल ठीक ठाक है योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य के। संदीप जी कोई भ्रम नहीं है। संदीप जी कोई भ्रम नहीं है, कोई विभ्रम नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम विभ्रम नहीं है। यह संगठन की पार्टी है, चुनाव लड़ती है, संजीदगी से चुनाव लड़ती है और 10 में से अपने घटकों को कितना देंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि यह दूर से दिख रहा है, घटकों को कितना देंगे? 10 सीट विकास के नाम पर, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझती है और जानती है। आरएलडी भी 2 सीटें मांग रही है, घटक तो साथ वो में निषाद भी 2 सीटें मांग रहे हैं, संजय निषाद। एनडीए की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में है, और 10 में एनडीए, साथ में चुनाव लड़के। फॉर्मूला तो बता दो। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। आप देखिए जरा, परिवार में कोई मांग ले, परिवार में आप कमलनाथ जी, आपके इंट्रो में ही था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने क्या कहा? कौन अखिलेश, यानी कांग्रेस कौन अखिलेश। आप देखिए विचित्र स्थिति उनके हाथ। तो परिवार का की ये स्थिति है कि परिवार में चाचा भतीजा का युद्ध विराम हुआ तो फिर चलिए पहले अपना घर संभालने की बात ज्यादा करेंगे ना, दूसरे पर जब बात करने लगते हैं तो विषयांतर भी हो जाते हैं। और आज यहां पर थोड़ा सा एक अलग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। मनोज, हर नेता से बात करने के बाद आपसे एक क्रिस्प एडिटोरियल कमेंट भी चाहूंगा। मनोज को लाइए ना स्क्रीन पर। अरे भाई रुक जाइए, सौरभ आपकी बात हो गई खत्म, और स्क्रीन पर लगाए रखते हैं आप पीसीआर उन्हें। सब कुछ ठीक है, पार्टी में सबकी मत लेकर काम किया जाता है। अब जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह तो खैर होंगे, योगी आदित्यनाथ भी हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, और साथ में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। ये एकजुटता क्या कह रही है, या तनाव का एक पैमाना भी बता रही है? फिर से एक बार पॉस्चरिंग है। योगी आदित्यनाथ की कितनी सुनी जाएगी ये फिर एक बार तय होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नहीं सुनी गई। रही बात जेपी नड्डा की, तो क्या जेपी नड्डा अपने हिसाब से तय करेंगे? नहीं। जो चाणक्य है, जिनका नाम अमित शाह है, जो गृह मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री हैं, फाइनल डिसीजन तो उन्हीं का ही होना है। और वहीं से इस सूची पर कम से कम 32 लोगों के नामों की चर्चा हुई थी। उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांत किया गया है। शांत करने के पीछे की वजह है कि फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आगे थे, और जिस तरीके से चुनाव हरियाणा के थे, कश्मीर में थे, आगे महाराष्ट्र में होने वाले, उसको लेकर एक सीज फायर है। कुछ फैसले अभी भी दराज में है। मतलब तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी धार देखी जा रही थी, अभी सिर्फ धार देखी जा रही है। और उसी को लेते हुए यह फैसला अभी होना बाकी है कि योगी आदित्यनाथ ने भी करीबन 3 से 7 लोगों के नाम बोले हुए हैं, जबकि पिछली बार उन्होंने 37 लोगों के नाम कहे थे। जिसमें से शायद 3 या 4 लोगों के टिकट की गई थी। कुछ लोग तो कह रहे थे 2 ही को दिया गया। हाँ, इसको लेकर योगी खेमे ने बहुत सारी फीडिंग भी की कि उन्होंने तो बहुत सारे टिकट मांगे थे, नहीं गए।
दैट्स अनदर थिंग। लेकिन इस बार भी तय करना पड़ेगा कि क्या बाबा की दी हुई लिस्ट लोकसभा के हश्र को तलवार अभी प्राप्त भी होगी? लटकी हुई है योगी आदित्यनाथ पर, वजह बिल्कुल 200% लटकी हुई है। ये 10 लटकी सीटों का हुई है। चुनाव, ये तो जी। तलवार अभी लटकी हुई है और ये अभी क्या पोस्चरिंग नैरेटिव ही गढ़ा जा रहा है। ऐसे में अरुण राजभर, आपकी पार्टी कितनी सीट चाहेगी? संजय निषाद तो 2 मांग रहे हैं, आरएलडी भी 2 मांग रहे हैं। अभी मैं मलूक नागर साहब से पूछूंगा, या जो बीजेपी तय करेगी वो कबूल है? अरुण राजभर, आपको आवाज आ रही है? मलूक नागर, अगर आप सवाल पूछे हैं हटाइए अभी अरुण राजभर को। मलूक नागर, आप भी 2 सीटें चाह रहे हैं, मिलेंगी? देखिए संदीप जी, राजनीति में इच्छाएं तो होती ही हैं और सभी की होती हैं, और जो भी जिस फील्ड में होता है, चाहे पत्रकारिता का फील्ड हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे खेती का हो, हर व्यक्ति ये चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयां छूं। तो 2 मांग रहे हैं या 3 मांग रहे हैं या 1 मांग रहे हैं, ये अंदर के घर के अंदर की बात है। और भाई हमें मीरापुर तो आप चाह ही रहे हैं, किसी भी बात मीरापुर पे तो तकरार सीधा नहीं हो सीधा सकती। आपका वाजिब हक बनता है, और साथ में खैर की सीट भी उससे लड़ना चाहेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप मेरी पूरी बात तो खत्म होने, तो बीच में आपने इंटरवीन कर दिया। तो जो भी बीजेपी के वरिष्ठ लोग और चौधरी जैन जी चाहेंगे, हमारा आराम से हो जाएगा। हमारी घर की बात बाहर नहीं जाएगी 100%, इसमें कोई शक नहीं है एकदम। कहाँ हरियाणा में आप लड़ना चाह रहे थे 1 सीट पे, कहाँ मिली? देखिए, हम कहाँ लड़ना चाह रहे थे, कहाँ नहीं लड़ना नहीं, चाह रहे गलत थे, जानकारी हो तो बता या दीजिए, आगे आने या वाले मैं समय सीट का में नाम भी बता दूं जिस महाराष्ट्र में सीट या के लिए झारखंड में लड़ना उम्मीदवार भी आपने तय कर दिया था, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, बता दीजिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम अभी आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में लड़ना चाहते हैं, झारखंड में लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते हैं, कितनों पे लड़ना चाहते हैं, ये बाद की बात है। पर जो पीछे बात हुई कि हम लड़ना चाहते थे या नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि कहीं भी बात हमारी ना बाहर आई। और एक चीज़ पक्की है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जैन जी को आगे करके पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं, जो खास करके चुनाव में वो बार बार जाट बेल्ट करके आती है, तो पूरा देश देख रहा है कि समन्वय से सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक जगह पे जाती जा रही हैं, जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी तो हर कोई उम्मीद तो हर कोई बांधता है, बाकी आप सुलटा लेंगे। अरुण राजभर, आपका भी यही है या आपकी भी कोई मांग है? संजय निषाद मांग रहे हैं सीटें, मलूक नागर ने बताई नहीं, संख्या नहीं बताई, पर वो ज्यादा से ज्यादा सीट वो भी लड़ना चाहेंगे। आप भी हैं कतार में, या जो बीजेपी कह देगी वैसे मान लेंगे? कोई जब राजनीति होता है वो स्वाभाविक है कि इच्छा रखता है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़े। वो सिर्फ नेतृत्व को इसके बारे में अवगत कराते हैं कि मौका दिया जाए, और उसके सिलसिले में कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 10 विधानसभा सीटें कैसे जीती जाए, और उसके सिलसिले में हम विधानसभा वार अपने कार्यक्रम अपने दल की तरफ से चला रहे हैं। जैसा कि तमाम जो प्रभारी, कितनी सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं आप? देखिए, सीटें 10 ही सीटें हैं। अब उसमें से शीर्ष नेतृत्व जो है उनको सीटें जो दी गई है, हमारे नेता पहले से स्पष्ट कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और ये नेता जो फैसला, हमारा लक्ष्य एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीते, और एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीतने के लिए हमारी जो भूमिका तय की जाएगी, हम उस भूमिका में काम करेंगे। अब वो डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी का है और शीर्ष नेतृत्व का है कि वो नहीं, पिछड़ा जो वोट बैंक है, जो पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी करती दिखी, आप पहले समाजवादी पार्टी के खेमे में भी थे, 2022 में तो आपने पटखनी दी, लेकिन पलटवार भी करता दिखा इंडिया। पिछड़ा वोट में सेंध मारी हुई, दलित वोट में भी सेंध मारी हुई,
आपकी ताकत का कुछ कुछ अंदाजा, ये 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी देने वाले हैं, ये आपके लिए भी अग्नि परीक्षा होगी जो बीजेपी के साथ घटक हैं। हमारे लिए हमेशा अभी परीक्षा होती है। हम लोग कोई भी चुनाव लड़ते हैं किसी प्रकार को, और इस बात में क्या रिजल्ट आए तो 2024 में काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। जैसा कि अफवाह फैलाए जा रहे थे कि हरियाणा जीत लेंगे तो वो जीत लेंगे, आपका संदेश स्पष्ट आ गया कि जो आपने नफरत फैलाया, झूठ फरेब फैलाया, आपने जो मैसेज दिया कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, अब वो बार बार ये आप मैसेज नहीं दे सकते। तो हरियाणा की जीत से अभी बम बम है, बीजेपी तो है, आप भी बम बम हो गए क्या? बीजेपी बम बम होगी तो वो कहेगी हम खुद संभाल लेंगे, तुमसे ना हो पाएगा, हम संभाल लेंगे, फिर आपको सीट नहीं देगी। जी, हमने लगभग 5 कार्यक्रम बड़े, हम लोगों ने कटेहरी विधानसभा में कार्यक्रम चलाया, सभा किया, महिला सम्मेलन किया, जनसभा किया, खैर सीट पर हमने किया, मीरापुर पर हमने किया, गाजियाबाद की सीट पर, तो जहां जहां हमारे संगठन के लोगों ने कार्यक्रम तय किया, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां कार्यक्रम किया, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए, उसमें बड़े नेता गए, उसमें जाकर के इस चीज को देखा कि नहीं हमारे संगठन के लोग बड़े नहीं, पिछड़ा वर्ग नाराज तो है। हरियाणा की कहानी और है, यूपी की कहानी और, वो 69,000 जो शिक्षक थे और जिनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठ गए, और वो 4.5 साल बाद अब नई मेरिट लिस्ट जारी होनी है, उसमें तो आपके ही नेता, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आप भी उस कार्यक्रम में थे, वो कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ से मैंने तो 4 बार बात की थी, ये पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ ये क्या हो रहा है, कि नहीं जी ये अफसरों ने 16 दूनी 8 का पहाड़ा पढ़ा दिया, गलती हो गई, पिछड़ा विरोधी एक छवि बन रही है। ये भी एक बड़ी चुनौती के सामने है, चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है क्या? देखिए संदीप जी, ये गंभीर विषय है, वो पिछड़े वर्गों का हित की बात हो, दलित वर्गों के हित की बात हो, कमजोरों के हित, तो वंचितों के हित की कोई भी फैसले होते हैं तो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उन वर्गों के साथ रहते हैं, उन युवाओं के साथ रहते हैं। हमारा आज भी प्रयास है कि अगर हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया, तो यही बात दलितों का, पिछड़ों का अभी भी प्रेम किसके साथ बना हुआ है, झुकाव किस तरफ है? क्या मनोज ये भी कसौटी पर कसा जाएगा इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में? ये एक अहम वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, इसके राष्ट्रीय असरात होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ही यही है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति थी, वो राजनीति 2024 के जो रिजल्ट आए, उस राजनीति ने बताया कि अब ये धर्म वाली राजनीति नहीं है, रिलीजियस मसला अब सामने नहीं है। और उसके लिए मैं 2 चीजें कह सकता हूं, एक अयोध्या जिसको फैजाबाद भी कहा जाता है, वो सीट हारना, और दूसरा बनारस जो काशी विश्वनाथ, 2 कॉरिडोर बने, एक जगह मंदिर, वो वहां पर नरेंद्र मोदी का वोटिंग जो माफ कीजिएगा, जो मार्जिन है वो कम आया। ये 2 सीटें बताती हैं कि रिलीजियस मसला उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड ये बटे। अब जितने भी इनके घटक दल हैं, चाहे वो निषाद हो, मल्लाह हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, जाटव हो, जितने भी हैं, ये जो सब एक जात में बट गए, हिंदू नहीं रहे और जात में बट गए। और तभी 26 अगस्त को बड़ी दिलचस्प बात यह है, जो बात एक चारों तरफा चौतरफा घिरे हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कही कि बटोगे तो कटोगे, उसी लाइन पर बाद में प्रधानमंत्री मोदी भी जाते दिखे, और कल विजयदशमी के मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत भी। वही मैं आपसे कहने जा रहा था कि ये जितने भी घटक दल हैं, ये चाहते हैं कि हमारी हैसियत जात और पिछड़ों की और दलितों की राजनीति में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फिर से शुरू हुआ है मसला, पिछले चुनाव हारने के 2 महीने बाद की बात है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, पाकिस्तान या तो खत्म होगा या उसका भारत में विलय होगा। वो मैसेज एक बार फिर वही दे रहे हैं, ताकि जातियों को फिर से एक बार धर्म में पैकेज किया जा सके, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी लैबोरेटरी है, वहां पर एक बार फिर इन 10 सीटों के चुनाव में वो अपने आप को सर्वे सर्वा दिखा सके, वजह कि दिखाना भी उन्हीं को है। तो अब उस पर मात खा गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब फिर से जीत पाएंगे क्या लोगों का मन?
और अभी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जगत प्रकाश नड्डा का जो घर है वहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खास उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखेंगे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग अब मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। पर उदयवीर सिंह, 2024 के लोकसभा चुनाव का जो जलवा आपने दिखाया वो तुक्का था या सही तीर सही निशाने पर लगा? क्या वो फैसला भी ये 10 सीटों के उपचुनाव विधानसभा के करने वाले हैं? विषय उपचुनाव का नहीं है। विषय ये है कि न 2024 का तुक्का था, 2017 में हम चुनाव हारे, लेकिन हमारा वोट परसेंट उतना ही था जितना 12 में था। हमने 19 में बढ़ाया, हमने 22 में बढ़ाया, वो जो हाफ में मार्क था वो पार नहीं हुआ था 22 में, और बढ़ाते बढ़ाते 24 में वो पार हो गया है। और मेरा भरोसा है कि जो 24 के परिणाम है उससे बेहतर परिणाम इस चुनाव में आएंगे। सवाल ये है कि बटोगे तो कटोगे, तो किसने कहा है बांटो? सामाजिक न्याय दे दो। अगर लोगों को एक रखना है तो उनके अपने बीच में दूरी कम करो। आप चाहोगे कि आपके विशेषाधिकार बने रहें, छुआछूत आप मानोगे, जिनका हक आरक्षण है वो दोगे नहीं, ऐसी ऐसी नीतियां लाओगे जिससे कि लोगों को, पीड़ित शोषित वर्गों का को एक्सक्लूजन हो, उनको उनका हक न मिल पाए, और कहोगे कि बटोगे तो कटोगे। बांट कौन रहा है? बांटने तो के वही सवाल है को जो आप अन्याय उठा कर रहे रहे हैं, हैं। पर बंटवारे इसलिए पर, ये भाषणबाजी बंटवारे की को बात नहीं है। लेकर एक मुझे बड़ा खुशी सवाल है तो इंडिया कि गठबंधन में भी ठोस खड़ा हुआ है जमीनी ना मुद्दों पर। उदयवीर। 10 सीटों में से 6 पर तो आपने एक तरफा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो कोई कांग्रेस तो सवाल नहीं खड़ा हुआ। कांग्रेस 5 उम्मीदवार मांग रही थी, 5 सीटें मांग रही थी। कोई बंटवारे, सुनिए, कोई बंटवारे, देखिए ऐसा है, उन्होंने क्या मांगा, हमने क्या जवाब दिया, ये टीवी चैनल पे नहीं होता है। जहां से भी ये बात आई वो बात नहीं आनी चाहिए। सिद्धांतन ये लीडर्स तय करते हैं। हरियाणा में हमने क्या मांगा, क्या मिला, किस दिन उन्होंने हमसे मना किया, किस दिन हमने स्वीकार किया, किसी को पता लगा क्या? इसी तरह इन 10 सीटों पर भी तय हो जाएगा। जहां तक 6 एक तरफा घोषित करने का सवाल है, आप याद करिए लोकसभा चुनाव, वो भी गठबंधन घोषित होने से पहले हम लोग अपने उम्मीदवार घोषित करते रहे थे। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कहीं बिजी है, कुछ और काम प्रायोरिटी पे चल रहा है, हरियाणा का चुनाव हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए तैयारी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि चुनाव तो हम दोनों को मिलकर लड़ना है। कहीं ना कहीं हमने उस 30 समय भी अपने उम्मीदवार 30 घोषित का कर दिए। एहसास कोई हो रहा है, इवेंट मन प्रॉब्लम में तो अभी थोड़े भी है। कुछ मलाल हमारे है, नेता अपने कुछ राष्ट्रीय दुख नेता है। को मानते हैं। उदयवीर, आपने जो ये इशारा कर दिया, भाई मध्य प्रदेश में तो आप मांग रहे थे सीटें, वो दी नहीं, अखिलेश वखिलेश हो गया। हरियाणा में भी आपने सीट मांगी और नहीं मिली। मुझे कुछ ऐसा आभास, एहसास हुआ आपके अभी दिए बयान में, वहां भी कांग्रेस ने अनदेखी की है क्या? नहीं, आप नहीं, आप अपनी आप थोड़ा टाइमलाइन पे पीछे जाइए तो देखेंगे कि कांग्रेस की सीटें घोषित होने से पहले अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया था कि सवाल सीट का नहीं जीत का है, सीट मिले न मिले हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मतलब करेंगे। सीट नहीं दी हाँ, ना? ये जरूर है, मलाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन का जो समर्थन था और जो वोट था, नहीं, सीट का नहीं है बात, सवाल, पूरी बात सुनिए। मलाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन का जितना समर्थन था और जितना रिजल्ट में वो परिलक्षित नहीं हुआ, तो ये कांग्रेस भाजपा की रणनीति से नहीं, इंडिया गठबंधन की इस क्षमता से कि अपने वोट को समेट के डलवा सकें, वो नहीं कर पाए। और उसमें जो योगदान सहयोगियों का होना चाहिए था वो सहयोगी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस को 10-20 मीटिंग हमारे सीट लोग देंगे? भी करते, आपके लोग भी करते, कांग्रेस को और सारे कितनी लोग सीट करते, देंगे? तो निश्चित तौर पे इंडिया जब गठबंधन 6 का की बेहतर घोषणा रिजल्ट कर दी तो बाकी 4 की भी हो जानी चाहिए। कितनी सीटें आता। मिलेंगी? वो बातचीत देखिए संदीप जी, इसमें कुछ छुपा नहीं है। इसलिए छुपा नहीं है कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, बाई इलेक्शन है। जो सीटें खाली हुई हैं वो किसी न किसी के जीत जाने के कारण, सदस्यता जाने के कारण, कुछ न कुछ कारण से हुई हैं। तो अधिकांश सीटों का क्लेम बहुत क्लियर है
कि कौन लड़ेगा, किसका जनाधार था, किसकी सीट थी, क्या था, वो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप आपस में बात कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी से और उनके जो नियुक्त लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, उनका इंटरेक्शन आपस में चलता रहता है और सही समय पे आपको बाकी सीटों की घोषणा और सूचना मिल जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सीटों का झगड़ा हम लोग नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कांग्रेस तो मतलब झगड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ चंदा सी, आप ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। सीपी राय साहब कहाँ से 5 मांगते फिर रहे हैं, ये तो गलत कहा किया जा रहा है, बाकी हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। मतलब एक बड़ी कन्वीनियंट सी राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता है समाजवादी पार्टी के बारे में, और आप लोग जो यूपी से खास जुड़े हैं उनको खुला छोड़ रखा है कि घेराबंदी करो, गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। नहीं संदीप, कोई घेराबंदी नहीं हो रही, कोई गलत बात नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। ये जरूर है कि उसमें कहा गया था भाई ये 5 सीटें जो सपा नहीं जीती थी, इनमें से हम मांग रहे हैं। बाकी फैसला तब भी ये हुआ था कि दोनों का केंद्रीय नेतृत्व मिलकर फैसला कर लेगा। जो लोग बात करते हैं इन सीटों को बात करेंगे और वो फैसला हो जाएगा। कोई सीट आड़े नहीं आएगी, कोई मुद्दा आड़े नहीं आएगा और इंडिया गठबंधन इस चुनाव को मिलकर लड़ेगा। हमारा उद्देश्य है 5 सीटें मांग रहे हैं, 5 सीट मांगा नहीं था। मतलब देखिए अब 403 में से 2 जीती थी, गलत तो नहीं कह रहा हूं। 2022 में संदीप वो नहीं, हम तो 10 सीट पर हम भी तैयारी कर रहे हैं, 10 सीट पर सपा भी तैयारी कर रही है। 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी भी संविधान सम्मेलन के नाम पर सम्मेलन कर रही है, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि सपा और कांग्रेस को मिलकर लड़ना है। दोनों की तैयारी दोनों के काम आएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी अविनाश पांडे हैं, वो पूरी 80 सीट पर दौड़े, 4,500 या 5,000 किलोमीटर गए, सभी सीटों पर उन्होंने सम्मेलन किए। अब उन्होंने सबके बीच में समन्वय बैठकें की सारी, उसका परिणाम देखने को मिला। अभी भी हम भी अपना तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन एक है, मिलकर लड़ेगा और हमारा उद्देश्य इस बार ये 10 की 10 सीट जीतने का है और उसको हम करके रहेंगे। तो 10 की 10 सीटें जीतने के आप लड़ेंगे कितने पे? वो जो तय कर दे उसका कोई सवाल नहीं आएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका कोई सवाल नहीं आएगा। जो दोनों का नेतृत्व, जो लोग बात करने मिलकर तय कर देंगे वो तय हो जाएगा, वो सीट का कोई सवाल नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी जो तय करेगी वो कबूल होगा? समाजवादी पार्टी नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की बात करने वाले लोग मिलकर जो तय करेंगे वो कबूल होगा। पर जो जहां बड़ा है उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसकी बात को ज्यादा प्रीमियम देना चाहिए। सीपी राय, बड़ा छोटा राजनीति में कोई नहीं होता है। राजनीति में आप ही करते हैं ये, बड़ा छोटा कोई नहीं होता। अरे भाई आम आदमी पार्टी को बताने लगे थे आप हरियाणा में आपके बस की नहीं जीतना, आपकी तो वक्त नहीं। हरियाणा में आप पार्टी को भी अपनी तरफ से 4-5 सीटें डिक्लेयर कर दी गई थी, उसको नहीं कबूल हुआ, वो एक भी सीट नहीं जीती, वो अपनी जगह चीज है। लेकिन राजनीति में जब समझौते होते हैं तो बड़े और छोटे के नाम पर नहीं होते, और सहयोगी के नाम पर होते हैं, और सहयोगियों के बीच में कोई विवाद नहीं होता। उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना और वो हम इंडिया गठबंधन में मिलकर करके रहेंगे। मनोज राजन, जो आपने अभी उदयवीर और सीपी राय साहब की बात सुनी, सब कुछ ठीक ठाक है या अभी तनाव भी है? और यहाँ वो जो राजनीतिक मंसूबे जो मलूक नागर ने बात कही कि भाई हर कोई चाहता है जितनी उम्मीद है उससे भी ज्यादा मिल जाए तो बुराई क्या है, कुछ यही कहानी इंडिया गठबंधन की है या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है? ये पीडीए फ्लाइंग जोन की तरह। हाँ संदीप जी, ये फ्लाइंग जोन की तरह है। जब एक इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है तो उसको तय करना होता है कि कौन सा देश उनको अपने ऊपर से फ्लाई करने देगा या नहीं करने देगा। यहां उस देश की अपनी ताकत काम करे। हरियाणा में कांग्रेस थी तो कांग्रेस की चलेगी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने दीजिए, वहां पे नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी होगी, वहां कांग्रेस तय करेगी कि समाजवादी पार्टी को उसे गठबंधन के तौर पर कितनी सीटें दे। अब आइए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस एक लंबे समय से अपना पूरा नेटवर्क, अपना ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ता ही खो चुकी। उसका कमबैक हुआ है। अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित थी, और वो भी अगर स्मृति ईरानी पिछला चुनाव न जीती होती सिर्फ 1 सीट तक आ गए तो 2 विधायक हुआ करते। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेटवर्क अवेलेबल है। कांग्रेस जब भी उत्तर प्रदेश में आएगी उसको रोमिंग लगेगी, तो उस रोमिंग के आधार पर ही समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में तय करना होगा कि वो उसको कितनी सीटें देती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का भी और रोमिंग फैसिलिटी का भी। अब रोमिंग फैसिलिटी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कितना अवरोध या एक
वाया मीडिया की तरह काम करते हैं। ये देखने वाली बात है, हजारों की तादाद में राय मिल रही है। एक राय बाकायदा मैं आपको सुनवाना चाहूंगा और इस पर मेरे ख्याल से उदयवीर सिंह और सीपी राय, आप दोनों को खास तरजीह देने की जरूरत है। सुधीर नोखवाल हैं, अबोहर पंजाब के रहने वाले। ये कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों के सामने झुके बिना कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं हो सकता। यही मूल मंत्र इंडिया को निभाना पड़ेगा। क्या जो बीजेपी कर जाती है वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कई बार क्या दिखाने में कामयाब हो जाती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।